अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को लेकर के यूनाइटेड नेशंस में हिंदुस्तान के नुमाइंदे सईद अकबरुद्दीन ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि अफगानिस्तान में खतरनाक दहशतगर्द तंजीमें पनप रही हैं। Mr. President, we meet at a time when the Afghan people are marking a century of their independence this year, and their country stands at yet another transformational juncture. Even though the journey ahead may neither be easy nor predictable, we welcome the opportunities for peace and reconciliation emerging from the various efforts. We therefore support the Secretary General's call for direct talks. Peace and reconciliation cannot go forward in an atmosphere of terror. There is a surge of violence in Afghanistan in recent days, including threats to the election process itself. The support and safe havens enjoyed from beyond Afghanistan's borders by groups such as the Taliban, the Haqqani Network, Daesh, as well as Al-Qaeda and its proscribed affiliates, including the Lashkar-e-Toiba and the Jaish-e-Mohammed, must be addressed. Even in the most difficult times, the famed Afghan resilience and strength of character shines through in their homes, schools, colleges, theatres, markets, factories, and indeed on their sports grounds. Lest anyone doubt this, Afghan cricketers recorded less than 48 hours ago their second victory in the 3 cricket test matches that they have played thus far. Such a feat was last accomplished by any other country way back in the 19th century. This is only one instance symbolic of the many gains that the Afghan people are making, unknown to many. Mr. President, we believe that there is hope on the horizon. We hope that the international community, through this council and its various instruments, can finally do right by the people of Afghanistan and support an inclusive peace which will ensure that the destiny of the country will be steered by the Afghan people. नाज़रीन, जिस तरह से अफगानिस्तान में मौजूदा सूरत हाल बने हुए हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान ने उन सूरत हाल को लेकर के अफसोस का इजहार किया है। जिस तरह से अफगानिस्तान में खतरनाक दहशतगर्द तंजीमें पनप रही हैं, उसको लेकर के हिंदुस्तान काफ़ी संजीदा है। अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान ने इन सूरत हाल को लेकर के अफसोस का इजहार किया है। अफगानिस्तान में लग रहा था, कोशिश हो रही थी, लगातार यूनाइटेड स्टेट्स भी कोशिश कर रहा था कि हालात जो है बेहतर हो सके, कोशिश की जा रही थी तालिबान से बातचीत की, लेकिन बावजूद इस सब के जो सूरत हाल है अफगानिस्तान में वो ठीक होते हुए नजर नहीं आ रहे। मजीद तफसीलात के साथ हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार कोशिश हो रही थी, अमेरिका भी कोशिश कर रहा था कि तालिबान से बात हो, जो सूरत हाल बने हुए हैं अफगानिस्तान में वो किसी तरह से बेहतर हो, लेकिन बावजूद इसके अफगानिस्तान के जो सूरत हाल है वो बेहतर नहीं हो रहे हैं, बिगड़ते नजर आ रहे हैं। जी शैलेंद्र। शैलेंद्र, आपसे ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से पूरी कोशिश हो रही थी कि अफगानिस्तान में तालिबान से बातें हो, सूरत हाल में सुधार आ जाए, लेकिन बावजूद इसके अफगानिस्तान में जो है मजीद खतरनाक दहशतगर्द तंजीमें वो पनप रही हैं, तो कितना जो सिचुएशन है अभी अफगानिस्तान में और भी डेंजरस होता जा रहा है बावजूद तमाम तर कोशिशों के। नाज़रीन, आपको बता दें कि अफगानिस्तान में जो मौजूदा सूरत हाल है वो काफ़ी ख़तरनाक दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि माना ये जा रहा है कि अफगानिस्तान में खतरनाक दहशतगर्द तंजीमें पनप रही है। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या वजह है इसकी कि बावजूद तमाम तर कोशिशों के अफगानिस्तान में सूरत हाल बेहतर नहीं हो पा रहे हैं। जी शैलेंद्र।
नाजरीन, आपको बता दें कि अफगानिस्तान में कोशिश ये हो रही थी, लगातार अमेरिका भी कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से तालिबान से बातें हो और एक रास्ता निकाला जाए। पाकिस्तान के जरिए से भी मीडिएट करने की कोशिश कर रहा था अमेरिका, तालिबान से बात हो और सूरत हाल जो अफगानिस्तान में है उसमें सुधार आए। अफगानिस्तान में बेहतर हालात होने के लिए हिंदुस्तान ने काफी अहम रोल अदा किया है। काफी डेवलपमेंट के काम भी हिंदुस्तान की जानिब से अफगानिस्तान में हो रहे हैं। शैलेंद्र, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कोशिशें हो रही थी लगातार कि अफगानिस्तान में सूरत हाल बेहतर हो, लेकिन बावजूद उसके बदतर होते जा रहे हैं। बिल्कुल दिलचस्प बात यह है कि अब से कुछ दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने तालिबान के साथ अब बातचीत कॉल ऑफ कर दी है, बातचीत इस मामले में वो नहीं करेंगे अफगानिस्तान को लेकर। तो ऐसे में पहली बार हिंदुस्तान की तरफ से जो बयान आया है वो कहीं ना कहीं ये साफ कर रहा है कि अब सीधी बातचीत होनी चाहिए और बातचीत जो है वो अफगानिस्तान के जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके दायरे में होनी चाहिए और जो भी फैसला वहां पर होता है और जो भी करार वहां पर होता है उसका सीधा असर अफगानिस्तान की पब्लिक पर होगा। तो ऐसे में भारत ने सपोर्ट किया है कि सीधी बातचीत इस पूरे मामले पर होनी चाहिए। वहीं भारत ने यह भी साफ किया है, जो यूएन में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं सैयद अकबरुद्दीन, उन्होंने एक स्टेटमेंट में यह भी कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर यह भी देखना जरूरी होगा कि किस तरह से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के चलते अफगानिस्तान भी एक विक्टिम है और न सिर्फ अलकायदा बल्कि जैश और लश्कर जैसे जो उसके एफिलिएट्स हैं वो भी जिस तरह से वहां पे हमले कर रहे हैं और पिछले कुछ दिनों में इसमें तेजी भी आई है, तो इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा मसला आज भी आतंकवाद का है और भारत ने यह भी माना है कि पिछले कुछ दिनों में लगातार वहां पर एक्टिविटीज बढ़ी हैं, टेरर एक्टिविटीज बढ़ी हैं। तो किसी भी बातचीत के लिए यह जरूरी है कि आतंकवाद एक मुक्त माहौल वहां पर तैयार किया जाना चाहिए ताकि उसके बाद ही बातचीत शुरू की जा सके। और लेकिन उस बातचीत में अफगानिस्तान के लोगों को शामिल करना बहुत जरूरी है। जी मुनज़्ज़र। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से अमेरिका कोशिश कर रहा था लेकिन बावजूद उसके जो है यूएस एम्बेसी पे हमला होता है और जो मीडिएट करने की भी कोशिशें थी, तमाम तर कोशिशें जो है नाकाम साबित होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में हिंदुस्तान जो है हमेशा एक अहम किरदार निभाता हुआ दिखाई दे रहा है। अफगानिस्तान में काफी डेवलपमेंट के काम किए हैं, हिंदुस्तान ने कर रहा है। मजीद ऐसे सूरत हाल में क्या कुछ हो सकता है ताकि अफगानिस्तान में जो है बेहतर हो, सारी जो सिचुएशन है वो बेहतर हो और जिस तरह से दहशतगर्द तंजीमें पनप रही है उन पर रोकथाम लग सके? देखिए, जाहिर तौर पर अफगानिस्तान में भारत का भी स्टेक है, भारत के इंटरेस्ट वहां पर है और भारत एक बड़े डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के साथ वहां पर भी काम कर रहा है। हालांकि हमने देखा कि किस तरह से बार बार अफगानिस्तान में जो इंडियन इंटरेस्ट है उन पर बार बार निशाना उनको बनाया गया और ये भी सब लोग जानते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान अपने प्रॉक्सीज के जरिए अफगानिस्तान में भारतीय इंटरेस्ट को निशाना बना रहा है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर भारत भी चाहता है कि वहां पर हालात मामूल पर आए, लेकिन हिंदुस्तान के हक में ये नहीं है कि तालिबान को वहां पर सरकार में शामिल किया जाए, क्योंकि अगर तालिबान अगर वहां पर गवर्नमेंट का हिस्सा बनता है तो कहीं ना कहीं भारत के इंटरेस्ट इससे उसको नुकसान पहुंचेगा और भारत ये भी चाहता है कि ट्रूप्स को वहां से निकालने की जल्दबाजी ना की जाए। तो कुल मिलाकर ये देखना होगा कि ट्रंप का अगला कदम क्या होगा। हालांकि ट्रंप एक जो बातचीत की वो बात कर रहे थे, इससे पहले हमने ये भी देखा कि ईरान के साथ भी जो बातचीत चल रही थी वो भी ट्रंप ने कैंसिल कर दी सरकार बनाते साथ ही। वहीं अब अफगानिस्तान में जो तालिबान के साथ बातचीत हो रही थी उससे भी उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। तो ऐसे में जो अमेरिका का येस और नो के बीच में जो बार बार वो जंप करते हैं, तो उसमें देखना ये अभी होगा कि आने वाले वक्त में अमेरिका का क्या रुख रहता है। हालांकि लगातार अमेरिका ये कहता रहा है कि वहां से ट्रूप्स को कम किया जाएगा। जी बिल्कुल शैलेंद्र, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। नाज़रीन, आपको बता दें कि सिक्योरिटी फोर्सेस को कश्मीर में एक बड़ी कामयाबी मिली है। कश्मीर के जिला बारामूला में ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है सिक्योरिटी फोर्सेस ने लश्कर तैयबा के एक कमांडर को हलाक कर दिया है। आसिफ मकबूल भट्ट नामी ये मिलिटेंट सोपोर में एक ताजिर और उसके अहल खाना पर हमले में मुलव्विस था। डीजीपी जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह ने इस सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तमाम तर तफसीलात फराम की। Militant of Lashkar-e-Taiba, Asif Maqbool Bhatt, who's been killed today, he had created a lot of terror in that area, general area of Sopo. Over the last 1 month, he was very active.
He is the one who was responsible for making use of OGWs to print and publish posters threatening people not to do the fruit business, not to go for trading, not to open shops and all, not to go for normal day-to-day activities. And we were watching those activities. We were after these people who were involved in this. And you are aware that 8 people who were indulging in this kind of activities were apprehended by Sopur police along with the computers and other instruments that they were using for printing those threatening letters and pasting them at various locations. This fellow along with 2 other militants, Sajad and Mudassar, this fellow is Asif, 3 of them had created terror in that area. They were roaming around in the villages. On a specific information, our police along with SF had laid certain nakas close to Sopur town, and while that fellow came, he was challenged to stop. He did not. He threw a grenade on our party in which a couple of our police personnel are injured, but they are out of danger. In the ensuing encounter, that militant has been neutralized. अलहदगी पसंद लीडर यासीन मलिक के खिलाफ टाटाकोट में समाअत होगी। ये समाअत जम्मू के टाटाकोट में 1 अक्टूबर को होगी। हिंदुस्तानी फजाइये के 4 अहलकारों के कत्ल का ये पूरा मामला है। 25 जनवरी 1990 को श्रीनगर के मज़ाफात में ये वाकया पेश आया था। श्रीनगर के अक्सर इलाकों से बंदिशें तो हटा दी गई है, ताहम 144 अभी भी नाफिज है। वहीं हसास मकामात पर भारी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात किए गए हैं ताकि अमन की सूरत हाल को बिगड़ने न दिया जाए। दूसरी तरफ दुकानें और तिजारती मराकज मुस्तकिल बंद है, जबकि अक्सर इलाकों में प्राइवेट गाड़ियों की आमदोरफ्त देखी जा सकती है। वहीं श्रीनगर में तालीमी इदारे खुल रहे हैं, लेकिन तलबा नाबीद हैं। दफा 370 की मनसूखी के बाद वादी कश्मीर की पैदाशुदा सूरत हाल से मेवा सनत को काफी नुकसान पहुंचा है। बंदिशों से जिला पुलवामा में पहले ही नाशपाती की फसल को काफी नुकसान हुआ। फसल को वादी से बाहर ले जाने में मुश्किलें पेश आ रही है, जिसकी वजह से जिला पुलवामा के कई इलाकों में नाशपाती की फसल दरख्तों पर ही खराब हो रही है। रियासत जम्मू कश्मीर के खुसूसी पोजीशन को खत्म करने की पैदाशुदा सूरत हाल पर जिला इंतजामिया पुलवामा ने जिले में अशाए खुर्दनी का जायजा लिया है। डीसी पुलवामा डॉक्टर सईद आबिद रशीद ने कहा कि जिले में इस वक्त जरूरी अशा की कोई भी किल्लत नहीं है। जिले में आम लोगों तक राशन और दीगर बुनियादी सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। सरकारी महकमों ने तालमेल के साथ काम किया है। सप्लाईज 28,000 एमटीज यहाँ राइस डिस्ट्रीब्यूट होती है, जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी हो चुकी है और जारी है। हमारे तकरीबन 400 के करीब ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं राइस के और फेयर प्राइस शॉप्स, जो महकमे के और फेयर प्राइस शॉप्स हैं, वो हमेशा ऑपरेटिव रहते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइस की जा रही है। जहाँ तक केरोसिन ऑयल और एलपीजी और पेट्रोल का है, वो भी हमारे यहाँ एडिक्वेट क्वांटिटी में दस्तयाब है। डीज़ल के 3.5 लाख तकरीबन लीटर्स हमारे यहाँ एज़ ऑन डेट 9 तारीख पर अवेलेबल है। पेट्रोल की तकरीबन 3.25 लाख करीब लीटर्स हमारे पास अवेलेबल है, दस्तयाब है। नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर कोलकाता से आ रही है। आपको बता दें, बिजली की शरहों में इजाफे के खिलाफ बीजेपी का एहतजाज। ममता हुकूमत के खिलाफ बीजेपी एहतजाज कर रही है। सीएससी दफ्तर के सामने बीजेपी एहतजाज कर रही है। इस वक्त की काफी अहम खबर आपको बता रहे हैं। कोलकाता से ये बड़ी खबर है। बिजली की शरहों का ये पूरा मामला है, उसमें इजाफे को लेकर के बीजेपी एहतजाज कर रही है। सीएससी दफ्तर के सामने बीजेपी ममता हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रही है। हमारी नुमाइंदा शबाना इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। शबाना, बीजेपी जो है एहतजाज कर रही है ममता हुकूमत के खिलाफ, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए मुनज़्ज़र, कल कोलकाता में तृणमूल की तरफ से एक एहतजाजी रैली निकाली जाएगी
एनआरसी के खिलाफ। तो एनआरसी के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल के मुख्तलिफ जिलों में एहतजाज की जा वज़ीर आला ममता बनर्जी रैली में मौजूद रहे। तो इस रैली से पहले आज सीएससी की जानिब से जो बिजली की शरह में इजाफा किया गया है उसके खिलाफ आज बीजेपी सड़क पर उतरी है। तो आर पार की लड़ाई है। आज बीजेपी ने एक बड़ा एहतजाज किया है और जिस तरह से बीजेपी बार बार कह रही थी कि वो मुख्तलिफ मुद्दों पर जो है वो सरकार को घेरने की कोशिश करेगी, तो आज उसकी झलक हम देख सकते हैं कि किस तरह बीजेपी के यूथ मोर्चा जो है वो आज सड़क पर उतरी है और सीएम दफ्तर के सामने एहतजाज किया जा रहा है। कल कोलकाता में टीएमसी की तरफ से रैली निकाली जाएगी। तो ऐसे में बीजेपी ने एक दिन पहले ही कह सकते हैं कि टीएमसी से पहले, तृणमूल कांग्रेस से पहले जो कल एनआरसी पर रैली होगी कोलकाता में, तो उससे पहले बीजेपी ने एक बड़ा एहतजाज आज कोलकाता में किया है बिजली की शरह में इजाफे के खिलाफ। तो दूसरी तरफ कल तृणमूल कांग्रेस की रैली निकाली जाएगी। तो दोनों ही पार्टियां मुख्तलिफ मुद्दों पर सामने है। तृणमूल के पास अगर एनआरसी का मुद्दा है तो बीजेपी ने बिजली की शरह में इजाफे के खिलाफ आज जो है वो एहतजाज किया है। और इस एहतजाज में पुलिस को जो है वो आंसू गैस भी छोड़ने पड़े हैं, पानी की बौछारें मारनी पड़ी है। और जिस तरह से कोलकाता में कुछ देर पहले ही बारिश शुरू हुई थी तो उम्मीद जारी थी कि शायद बीजेपी का एहतजाज उस तरह से बड़े तौर पर जो है वो नहीं होगा, लेकिन फिर जो है वो एहतजाज को काफी यूथ मोर्चा की तरफ से जो है वो काफी बड़ी तादाद में बीजेपी समर्थक जो है वो यहाँ पहुंचे हैं और बिजली की शरह में इजाफे के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। शबाना, और जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, बीजेपी जो एहतजाज करी काफी बड़े पैमाने पे दिख रहा है और काफी ज्यादा जो इसमें मुठभेड़ भी हो रही है पुलिस से, तो इस वक्त कैसे सूरत हाल बने हुए हैं? क्या अभी शांत है वो एरिया या फिर अभी भी इस तरह के सूरत हाल वहाँ पर बने हुए हैं? देखिए, कोलकाता में एक तरफ बो बाजार का मामला है कि जिस तरह से मेट्रो रेल की खुदाई के लिए बो बाजार के इलाके जो है वो मुतासिर हुए थे। खुदाई के दौरान कई मकानात पे जो है वो दरारें पड़ गई थी, तो वो एक पूरा इलाका एहतजाज का मरकज बना हुआ है। हालांकि कुछ लोगों को मुआवजा दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद इलाके की बड़ी तादाद में लोग घर छोड़ने को तैयार नहीं है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ, शहर कोलकाता का जो मौजूदा सूरत हाल है वो एक तरफ बो बाजार का एहतजाज चल रहा है, दूसरी तरफ आज बीजेपी सड़क पर उतरी है। तृणमूल कांग्रेस कल एनआरसी को लेकर उतरेगी। तो शहर में इस तरह के एहतजाज जो है वो इससे ट्रैफिक निजाम जो है वो बुरी तरह मुतासिर हुआ है। और कहीं ना कहीं जो अवाम का जो हिमायत होती है वो हर पार्टी की एक कोशिश होती है कि वो अपने अपने तौर पर जो है अवामी हिमायत जो है वो हासिल करने की कोशिश करे। तो ऐसे में बिजली की शरह में इजाफे के खिलाफ जो बिल्कुल आम लोग हैं, जो बिल्कुल निचली सतह के लोग हैं, उनमें भी एक बेचैनी थी। तो बीजेपी ने इस मुद्दे को सामने लेकर जो है आज एहतजाज किया है। कल तृणमूल कांग्रेस एनआरसी के मुद्दे को सामने रखकर जो है वो एहतजाज करेगी। एक तरह से शहर की जो सूरत हाल है, बो बाजार में एहतजाज चल रहा है मेट्रो के खिलाफ। हालांकि वो इस तरह से सड़क पर सामने नहीं आया है, वो इलाका ही सिर्फ मुतासिर हो रहा है। लेकिन जो कोलकाता का जो ट्रैफिक निजाम है इसकी वजह से काफी मुतासिर हुआ है। आम लोगों को परेशानियां हो रही हैं। कल छुट्टी का दिन था, आज इस तरह से लोग घरों से निकले हैं ऑफिस के लिए, स्कूल्स का टाइम होता है, तो जिसकी वजह से पूरे इलाके में, पूरे सिटी में जो है वो ट्रैफिक निजाम पूरी तरह मुतासिर हुआ है। बिल्कुल शबाना, जिस तरह से लगातार कोलकाता में तृणमूल और बीजेपी आमने सामने है, उससे आम लोगों को काफी दुश्वारियों का सामना है, लेकिन हालात सुधरने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहे हैं। बेहद शुक्रिया शबाना आपका। पीपल ऑफ हम लोग सीएससी की तरफ जा रहे थे, पुलिस इंचार्ज ने उनके सर पे लाठी दे के हमला किया है। और ये जो ममता बनर्जी चाह रही है इस बंगाल में, युवा मोर्चा आज मैदान में उतर चुकी है और वो किसी को भी नहीं छोड़ेगी। सीएससी पे हमने धावा बोला है, बाकी राज्य की तरह यहाँ पे बिजली का आवक बहुत ज्यादा है, इसीलिए युवा मोर्चा इसके लिए लड़ रही है और लड़ते रहेगी जब तक बिजली का दाम कम नहीं होगा। আন্দোলন করছিলাম, আমাদের আন্দোলন কোনো মানে অধিকার নেই নাকি? এর অধিকার কেড়ে নিয়েছে এরা। पुलिस बताता नहीं है, मेरे को अटैक किया, मेरे पर वार किया। उन लोगों आंदोलन करने का अधिकार मेरे को नहीं है। अभी ना इसको सस्पेंड किया जाए यहाँ का राज्य सरकार को। बहुत सारा
नाज़रीन, इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। INX मीडिया का ये पूरा मामला है। पी चिदम्बरम दिल्ली हाई कोर्ट से रुजू हुए हैं। सीबीआई केस में जमानत की अर्जी दाखिल की है। इसके अलावा केस में सीबीआई तहवील के हुक्म को भी चैलेंज किया गया है। एक और अहम खबर इस वक्त की, पी चिदम्बरम दिल्ली हाई कोर्ट से रुजू हुए हैं। सीबीआई केस में जमानत की अर्जी उन्होंने दाखिल की है। इसके अलावा सीबीआई तहवील के हुक्म को भी चैलेंज किया गया है। INX का पूरा मामला है। पी चिदम्बरम दिल्ली हाई कोर्ट से रुजू हुए हैं। सीबीआई केस में जमानत की अर्जी दाखिल की है पी चिदम्बरम ने। इसके अलावा उन्होंने सीबीआई तहवील के हुक्म को भी चैलेंज किया है दिल्ली कोर्ट में। हमारे नुमाइंदे सुशील इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, जिस तरह से अब पी चिदम्बरम जो है चारों तरफ घिरे हुए हैं, अब दिल्ली हाईकोर्ट में उन्होंने INX मामले को लेकर के चैलेंज किया है, अर्जी दाखिल की है, क्या कुछ अपडेट आपको मिल पा रहे हैं? जी देखिए, अपने सीबीआई के मामले में पी चिदम्बरम जो फिलहाल इस समय न्यायिक हिरासत में है, उन्होंने उस हिरासत को चुनौती दी है दिल्ली हाईकोर्ट में। और उन्होंने फिलहाल जो उनको निचली अदालत की जमानत के मामले में सीबीआई ने अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं फाइल किया है, उसको फिलहाल उन्होंने चुनौती दी है दिल्ली हाईकोर्ट में। उन्होंने अपनी याचिका में ये मांग की है कि दोनों मामलों पर दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई करे। लंबे समय से फिलहाल सीबीआई के हिरासत में थे पी चिदम्बरम, और उसके बाद काफी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद आखिरकार उन्हें दिल्ली के तिहाड़ जेल में भेज दिया गया है। हालांकि अब उसी न्यायिक हिरासत को उन्होंने चुनौती दी है दिल्ली हाईकोर्ट में। देखना यह है कि जब दिल्ली हाईकोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करेगा तो क्या उन्हें फिलहाल राहत मिलता है या फिर नहीं। सुशील, जिस तरह से अभी पी चिदम्बरम तिहाड़ जेल में है, तो ये जो अभी उन्होंने अर्जी दाखिल की है, इस केस को अपनी तरफ वापस राग़िब करने के लिए उनके पास क्या कुछ रेमेडीज बच जाती है? क्योंकि ऑलरेडी जो है पी चिदम्बरम काफी कुछ घिरे हुए हैं, काफी सारे मामलों में घिरे हुए हैं। जी, कानूनी रेमेडीज उनके पास काफी मात्रा में है, काफी तरह से वो कानूनी रेमेडीज का प्रयोग कर सकते हैं, और उसी रेमेडी का उन्होंने प्रयोग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। निचली अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा था, तो अभी फिलहाल वो दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अगर दिल्ली हाईकोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिलती है तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो अभी रास्ते उनके पास काफी खुले हुए हैं, लेकिन निचली अदालत से फिलहाल उन्हें कोई राहत नहीं मिली थी। लिहाजा चिदम्बरम दिल्ली हाईकोर्ट में दोबारा पहुंचे हैं ताकि उनको यहाँ से रिलीफ मिल सके। तो जो तमाम जो कानूनी रेमेडीज हैं स्टेप बाय स्टेप करने का, वो फिलहाल चिदम्बरम उसका प्रयोग कर रहे हैं। और सीबीआई का इस पूरे मामले को लेकर के कोई बयान सामने आया हो, उनका कोई मौक़िफ़ सामने आया हो? जी, सीबीआई का अभी इस पूरे मामले में कोई बयान सामने नहीं आया है। क्योंकि मामला पी चिदम्बरम से जुड़ा हुआ है, तो पी चिदम्बरम ने याचिका दाखिल की है। जब याचिका सुनवाई पर आएगी तो कोर्ट इस मामले में सीबीआई से रिस्पॉन्स मांगेगा। उस समय देखना होगा कि सीबीआई इस मामले में अपना क्या कुछ जवाब दाखिल करती है। बिल्कुल सुशील, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।